Hi everyone, I welcome you all to Sleepy Classes. ये वीडियो किन बच्चों के लिए बनाई जा रही है? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम जो कि होने वाला है इस मई 2021 को। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या समझेंगे? हम समझेंगे लेजर और ट्रायल बैलेंस। ठीक है, हमने सबसे पहले जर्नल सीखा। ठीक है, इससे पुरानी वाली वीडियोस में हमने जर्नल बनाना सीखा और जर्नल के बाद बनता है लेजर, लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो इसी प्रोसेस में हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, चलिए आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ जर्नल के बारे में। ठीक है, जर्नल में ना 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। ठीक है, दूसरा होता है हमारा रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। आपने बिना पुरानी वीडियो को दोबारा देखे मुझे बताना है इन तीनों का रिस्पेक्टिव कौन सा रूल है। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अच्छा बताइए वो कहाँ आता है? मतलब आपने कमेंट्स में कैसे लिखना है? पर्सनल का ये रिस्पेक्टिव रूल, रियल का ये रिस्पेक्टिव रूल और नॉमिनल अकाउंट का ये रिस्पेक्टिव रूल। क्योंकि आज अगर आप इसको लिख देंगे ना, आपको ये लाइफ लॉन्ग तक याद रहेगा। आप इसको ओरली मत करना, आप इसको लिखना। कहाँ लिखोगे आप? आपको अच्छे से पता है, आपने इसको कमेंट्स में लिखना है। ठीक है, ये आपका है छोटू सा काम और आपने करना है। ऑलराइट, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेजर को समझेंगे क्या होता है। लेजर मीनिंग, ओके, a ledger is called the second book of entry. मैम why second book of entry? देखो बच्चों, अभी बताया, पहले जर्नल बनेगा, उसके बाद सेकंड नंबर पे लेजर बनेगा। इस वजह से इट इज कॉल्ड एज सेकंड बुक ऑफ एंट्री। यू कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। इट इज अ बुक वेयर क्लासिफाइड and summarized information from the journal is posted as debit and credit. ठीक है मैम, क्या इसका ये मतलब है कि जब हम लेजर बनाएंगे ये भी एक तरह से एक अकाउंट की फॉर्म में बनेगा और इसमें भी डेबिट और क्रेडिट होगा? यस, बिल्कुल सही समझे हैं आप इस डेफिनेशन से। पहला तो है ये सेकेंड बुक ऑफ एंट्री है, दूसरा ये क्लासिफाइड और समराइज्ड इंफॉर्मेशन शो करता है जो कि हमने जर्नल से लिए। जर्नल के बाद यहाँ पोस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ डेबिट और क्रेडिट। कौन सी चीज डेबिट में आएगी, कौन सी चीज क्रेडिट में आएगी, आज की क्लास के अंत तक आपको एकदम अच्छे रूप से समझ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The ledger contains the information like accounts of for assets. ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन होगी, एसेट्स की होगी, लाइबिलिटीज की होगी, ओनर्स इक्विटी की होगी, रेवेन्यू की होगी और एक्सपेंसेस की होगी। दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आते हैं जल्दी बताइए। मेन चीजें जो यहाँ पे हमने चीजें पढ़ी, इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी तरह की होंगी? एक तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा आता है हमारा बैलेंस शीट। अच्छा बताइए, प्रॉफिट एंड लॉस में कौन कौन सी आइटम्स होती हैं? प्रॉफिट एंड लॉस हमारा ऐसे बनता है। ठीक है, ये रहा हमारा पर्टिकुलर्स, ये रही हमारी अमाउंट, ये रहा पर्टिकुलर्स, ये रही हमारी अमाउंट। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, क्रेडिट साइड में सारी की सारी रेवेन्यू एक्टिविटीज आती हैं। ठीक है, आपकी इनकम, रेवेन्यू या आपकी इनकम। तो डेबिट साइड में हम खर्चे आएंगे, बिल्कुल सही। डेबिट साइड आपके सारे एक्सपेंसेस आएंगे। अच्छा, एक और बात बताऊं, P&L अकाउंट के बनने से पहले ना एक ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है। अब मैम इनमें क्या फर्क है? प्रॉफिट एंड लॉस में आपके जितने एक्सपेंसेस है ना, उनकी नेचर इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट क्या होता है मैम? आपने ना एक प्रोडक्ट बनाना है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए या उसको एक सेलेबल फॉर्म में लाने के लिए कुछ खर्चे किए जाते हैं।
जैसे परचेज का हो गया, वेजेस का हो गया, ऐसे तमाम खर्चे जो डायरेक्ट होते हैं, एक प्रोडक्ट को बनाने के डायरेक्ट होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। और इस खर्चों के अलावा भी कई खर्चे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया। अब जरूरी नहीं है ना कि इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आपके प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, वो सेम इलेक्ट्रिसिटी बाकी चीजों में भी यूज होती है, इस वजह से वो इनडायरेक्ट खर्चा। ऐसे ही रेंट होता है, सैलरी होता है, तो वो इनडायरेक्ट खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? अब चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट भी टी फॉर्म में बनती है। देखिए यहाँ पे हमारे होंगे, ये रहे पर्टिकुलर्स, ये रही अमाउंट, ये रहे पर्टिकुलर्स, ये रही अमाउंट। अब पर्टिकुलर्स में क्या आएगा, यहां पे हमारे आते हैं एसेट्स, और इस साइड हमारी होती है लायबिलिटीज एंड इक्विटी, या आप कह सकते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। मैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज ही लिखती हूँ बिकॉज वैसे ही लिखा होता है हर जगह, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अब मैम इसमें आप हमें ये बताइए, क्या ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है प्रॉफिट एंड लॉस की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं। एसेट साइड हमारी डेबिट साइड होती है और इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारी क्रेडिट साइड होती है। इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, अगर अभी तक ये बात नहीं पता आपको, जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ पुरानी क्लासेस में, अगर फिर भी नहीं पता तो इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए एक छोटी सी रिवीजन लेते हैं। आप मुझे बताइए कि एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? मैम डेबिट। ठीक है मैम, एक्सपेंसेस की नेचर होती है डेबिट। और मैम रेवेन्यू की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। इक्विटी की नेचर क्या होती है? अगेन क्रेडिट। एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट मैम, डेबिट, अब तो याद हो गया। और लायबिलिटीज की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। इक्विटी और लायबिलिटी की एक ही नेचर होगी, क्रेडिट, और एसेट है तो वो डेबिट हो जाएगा, एकदम ऑपोजिट। एक्सपेंसेस हैं तो वो डेबिट होंगे, रेवेन्यू है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, आगे चलिए और भी है इसका मतलब। अ लेजर यूजेस द डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री, इसका क्या मतलब है? आगे पढ़ते हैं। विच मीन्स दैट ईच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन विल अफेक्ट एटलीस्ट 2 जनरल लेजर अकाउंट्स। ठीक है, एंड ईच एंट्री हैज अ डेबिट एंड अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। अब एक ट्रांजैक्शन क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, आप ये हैं एक पर्सन, ये है दूसरे पर्सन, आपने ना इनसे परचेजेस करी, मतलब आपके पास अब गुड्स आके आपने कुछ चीज परचेज करी और बदले में आपने इनको कैश दे दिया। तो देखिए आपके पास अभी क्या आ रहा है, आपके पास गुड्स आ रहे हैं। ठीक है, अगर गुड्स आ रहे हैं, अच्छा बताइए इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमने इसकी जर्नल एंट्री करी हुई है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये रूल किसका है? रियल अकाउंट्स का। रियल अकाउंट्स में क्या आते हैं? हमारे एसेट्स, क्या परचेज की फॉर्म में जो हमारा स्टॉक है, इन्वेंट्री है, वो भी एक एसेट है, और कैश भी मेरा एक एसेट है। तो यहाँ पे रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या होगी? मैम इसकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि व्हाट कम्स इन क्या आ रहा है? परचेजेस, स्टॉक आ रहा है, लेकिन हमें पता है हमने गुड्स नहीं लिखना है, इसको परचेजेस लिखना है। ये चीज भी डिस्कस की हुई है हमने। ठीक है, एंड व्हाट इज गोइंग आउट, बदले में क्या दे रहे हो आप? आपके ऑर्गेनाइजेशन से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, तो टू कैश, ये क्रेडिट हो गया। अब एक साइड हुई डेबिट, एक साइड हुई क्रेडिट, ये होता है डबल एंट्री बुक कीपिंग। डबल एंट्री मतलब एक चीज डेबिट होगी और दूसरी चीज क्रेडिट होगी। हर एक ट्रांजैक्शन, कोई भी आप गिना दो, कोई भी ट्रांजैक्शन एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 इफेक्ट लेके आएगी, एक डेबिट का होगा, एक क्रेडिट का होगा। ठीक है, और द टोटल ऑफ ऑल द डेबिट and credit entries must balance.
ये लेजर की बात जब हम करते हैं ना, तो इसको ना हम लास्ट में बैलेंस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये ऑटोमेटिकली बैलेंस होता है लेजर, नहीं, हम इसको बैलेंस करते हैं। या तो हम टू बैलेंस कैरी डाउन लिख के, या हम बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के बैलेंसिंग फिगर लिख के लास्ट में बैलेंस इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अभी एकदम हल्के से आपको मैंने ग्लिम्स दी है, ये मैंने अभी आपको अच्छे से पढ़ाना है डिटेल में। ठीक है, बस ये इसका छोटा सा मैंने आपको वो दिया है ग्लिम्स। आगे चलते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस। इसमें क्या आता है, द प्रोसेस of recording transactions in a journal is called as journalizing. You can be asked this question, what is the process of recording transactions in journal called? Is it posting? Is it journalizing? Is it both of them? Or is it none of them? So your answer has to be journalizing. And the process of transferring the entries from the journal to the ledger is called posting. अच्छा मैम, क्या इसका ये मतलब है जब हम जर्नल में एंट्री पास करते हैं, मतलब एंट्री लिखते हैं, तो उसको जर्नलाइजिंग बोलते हैं? सही कह रहे हैं बच्चे। और इस जर्नल से जब हम लेजर बनाते हैं, मतलब ये एंट्री जब लेजर में पोस्ट करते हैं, तो इसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। बिल्कुल सही समझे बच्चों। आगे देखते हैं, The transactions in a journal are recorded in chronological order. ये हमने पढ़ा हुआ है। जब भी आप जर्नल बनाते हैं, क्योंकि जर्नल का देखिए फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट एक बार ही रिवाइज करते हैं। यहाँ पे आती है आपकी डेट, यहाँ आते हैं आपके पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ आता है लेजर फोलियो, यहाँ आता है डेबिट, और यहाँ आता है क्रेडिट। ये है आपका फॉर्मेट ऑफ जर्नल। अब क्रोनोलॉजिकल का मतलब है डेट वाइज या टाइम वाइज। जिस दिन कोई चीज अकर हुई है, उसको उसके दिन के अकॉर्डिंग आपने रिकॉर्ड करना है। ये ऐसे नहीं रिकॉर्ड करना जो बहुत ही जरूरी ट्रांजैक्शन उनको पहले पहले कर लो, बाकी वाली ट्रांजैक्शंस को बाद में, ऐसे नहीं करना। डेट वाइज रिकॉर्ड करना है। देखिए इसके फॉर्मेट में भी डेट मेंशन्ड है। इस वजह से द ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड इन लेजर we record transactions together into specific accounts for the purpose of assessing the data for internal financial and accounting purpose. मैम ये लाइन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आई, ये हमने क्या बोला? देखिए जर्नल बनाते समय ना हमने ये पुराना एग्जाम्पल देखते हैं। ये थी एंट्री जर्नल की, परचेजेस टू कैश। इसको यहाँ लिखते हैं परचेजेस टू कैश। अब जरूरी नहीं है कि पूरे साल में आपने सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन करी है, आपने सेल्स की ट्रांजैक्शन भी करी हो सकती है, कैश टू सेल्स, है ना, कोई भी अमाउंट से, कोई भी अमाउंट से। इन्होंने क्या बताया है इस लाइन में कि जो लेजर में ना एक तरह के अकाउंट्स का या एक तरह की एंट्री का एक अलग अलग अकाउंट बनता है। पता है यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट बनेंगे? एक तो परचेजेस अकाउंट बनेगा, एक सेल्स अकाउंट बनेगा, और यहाँ पे एक कैश अकाउंट बनेगा। तो परचेजेस से लेके से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस है ना, इस अकाउंट में आ जाएंगी। सेल्स से रिलेटेड साल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं, इस अकाउंट में आ जाएंगी। और कैश से रिलेटेड, अभी देखो यहाँ आपकी आंखों के सामने ही कैश की 2 ट्रांजैक्शंस हैं, तो इन दोनों के अलावा भी जितनी ट्रांजैक्शंस होंगी ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में कैश से रिलेटेड, वो कैश अकाउंट में आ जाएगी। दोबारा पढ़ते हैं, इन लेजर वी ग्रुप द ट्रांजैक्शंस टुगेदर इनटू स्पेसिफिक अकाउंट्स। अब आया समझ में? फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग द डेटा फॉर इंटरनल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पर्पस।
इंटरनल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पर्पस का मतलब आपको ध्यान रहे कि परचेजेस साल में कितनी हुई हैं, सेल्स कितनी हुई हैं, कैश कितना है, कितना गया है, बैलेंस वगैरह सब आपकी आंखों के सामने हो एट द ईयर ऑफ द एंड कि सब में क्या क्या बैलेंस है। ये है मतलब इंटरनल फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग पर्पस। ऑलराइट, शैल वी मूव अहेड नाउ? ओके, now have a look at the format, although we have already discussed this format of journal। देखिए यहाँ आएगी आपकी डेट, और क्योंकि यहाँ डेट है इस वजह से जर्नल में, दोबारा बोलिए, जर्नल में सारी एंट्रीज किसके बेसिस पे रिकॉर्ड होती हैं? क्रोनोलॉजिकल बेसिस पे। ठीक है, इसको लिख लीजिए कहीं। अब आएंगे पर्टिकुलर्स। ठीक है, पर्टिकुलर्स कैसे? जैसे कैश टू सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेट है आज 1 अप्रैल 2021 फॉर एग्जाम्पल, है ना, आज है नहीं वैसे ये। कैश टू सेल्स अकाउंट, अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है, और जो डेबिट होता है ना उसके इस साइड आप डेबिट लिखेंगे। यहाँ पे लेजर फोलियो क्यों बनाते थे, क्या अब मकसद आपको क्लियर हुआ? क्योंकि कैश अकाउंट का जो नंबर होगा ना, जो नंबर हमने कैश अकाउंट में, फॉर एग्जांपल यहाँ 1 पाया है, तो यहाँ पे जो अकाउंट बनेगा ना इसका नंबर भी 1 होगा। ठीक है, और सेल्स अकाउंट, ठीक है, मतलब ये तो पूरी है, एक ही ट्रांजैक्शन है, तो इससे रिलेटेड जो भी होगा एक पूरे अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन शो होगी। ठीक है, उसके बाद डेबिट साइड में अमाउंट आप यहाँ लिखेंगे, और क्या क्रेडिट साइड में भी यहाँ लिखेंगे? नहीं, यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे, और ऊपर वाली इसके कॉरेस्पॉन्डिंग लिखेंगे। ठीक है, अब बारी आती है हमारे लेजर के फॉर्मेट की। ठीक है मैम, हमारा आज का टॉपिक है लेजर, आप इसका फॉर्मेट बताइए। लेजर का ना फॉर्मेट टी शेप में होगा। क्या आपको यहाँ टी दिख रहा है, बड़ा बड़ा ब्लैक कलर का टी? यस मैम, हमें दिख गया। अब देखिए, ये होती है इसकी डेबिट साइड, ये रहा बीच का डिवाइडर ठीक है, और ये रही हमारी क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर भी डेट है डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी डेट है। यहाँ भी पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ भी पर्टिकुलर्स हैं, यहाँ जर्नल फोलियो है। जर्नल फोलियो, अच्छा पहले एक बारी पूरी चीजें पढ़ते हैं। यहाँ पर भी जर्नल फोलियो है, यहाँ अमाउंट है, और यहाँ भी अमाउंट है। मतलब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ना एक मिरर रिफ्लेक्शन है एक दूसरे की, लेकिन बीच में एक डिवाइडर है। ठीक है, अब जर्नल में था लेजर फोलियो, लेजर में आ गया जर्नल फोलियो, तो यहाँ जो आपने 1 2 3 4 नंबरिंग की होगी ना, उस ट्रांजैक्शन के इस साइड भी वो नंबरिंग आ जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये ऊपर वाली ये ट्रांजैक्शन जो हमने पास करी, ये है हमारा कैश अकाउंट। तो हम यहाँ लिखेंगे, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि टू सेल्स कहाँ पे आएगा, क्या वो इस साइड आएगा, क्या वो इस साइड आएगा, लेकिन जो टू वाली ट्रांजैक्शन है ना वो इस साइड आती हैं। तो आप लिखेंगे टू सेल्स अमाउंट जितनी, और ये रहा इसका पर्पस, सो दैट आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकें कि ये वाला 1 ना आपको यहाँ दिखेगा, और ट्रांजैक्शन ये रही कितने अमाउंट की, यहाँ पर भी ये रही। अब हो गई बात क्लियर। ठीक है, मतलब समझ आया कि जर्नल फोलियो का क्या मतलब है, लेजर फोलियो का क्या पर्पस है असल में। ठीक है, ये रहे इनके फॉर्मेट्स। अब चलते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज मैं ना आपको यहाँ पे क्लियर कर ही देती हूँ। देखें, मैंने आपको बताया ये है इसकी डेबिट साइड, और ये है क्रेडिट साइड। यहाँ पे ना पर्टिकुलर्स में हम कुछ कुछ लिखते हैं, लेकिन लिखने का क्या ढंग है, क्या तरीका है, वो देखिए। जो भी डेबिट साइड में पर्टिकुलर्स में आएंगे ना वैल्यूज नहीं एंट्रीज, उसके आगे ना हम 2 लिखेंगे। 2 क्या जर्नल में भी ऐसे ही होता है? कैश टू सेल्स, मतलब मैम आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कैश अकाउंट है तो 2 सेल्स वाली एंट्री हम सारी इधर पाएंगे। अगर 2 राम था, 2 श्याम था, या कुछ भी 2 से रिलेटेड था, तो क्या मैम हम इसी साइड पाएंगे? यस, बिल्कुल। इसके ऑपोजिट अगर हमारी यहाँ पे एंट्री होती, जर्नल में हमारी एंट्री होती परचेजेस टू कैश,
ठीक है, अगर ये एंट्री होती तो कैश तो टू साइड में है, तो मतलब परचेजेस हमारा इस साइड आना चाहिए। ठीक है, परचेजेस हमारे इस साइड आना चाहिए। अब इसको लिखने का ढंग क्या है, क्योंकि वो ऊपर है ना, इस वजह से हम यहाँ लिखेंगे बाय परचेजेस। ठीक है, अगर ये वाला अकाउंट नंबर था 2 तो यहाँ पर भी आ जाएगा नंबर 2 और वो अमाउंट जितनी भी है और जिस डेट को हुआ है। ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अभी क्लियर हो गया ना तो वेरी गुड, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरी क्लास में। लेकिन अगर नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, हम दोबारा क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, लेजर जब आप पढ़ेंगे ना, इसमें ना 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले एक लेजर की पोस्टिंग, दूसरा लेजर की बैलेंसिंग। ठीक है, पहला हमारा फोकस रहेगा पोस्टिंग पे। अब पोस्टिंग भी 2 तरह की हो सकती है। पहली सिंपल एंट्री पोस्टिंग, दूसरी कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। मैम सिंपल एंट्री से तो हमें मतलब क्लियर हो रहा है कि हाँ बड़ी आसान सी एंट्री पोस्ट करनी है, लेकिन कंपाउंड मतलब अगर यहाँ डिफिकल्ट लिखा होता तब भी हमें समझ आ जाता, पर ये कंपाउंड का क्या मतलब है? इस कंपाउंड को जानने के लिए आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, हम इसको आगे समझेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स। ये ना कुछ जर्नल एंट्रीज हैं जो मैंने यहाँ लिखी हुई है। पहली है, अच्छा, मशीनरी आपने परचेज करी कैश से, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? मशीनरी आपका है एक एसेट, हम साइड बाय साइड जर्नल भी रिवाइज कर रहे हैं। मशीनरी आपका एसेट है, कैश भी आपका एसेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट एज पर रियल अकाउंट रूल। तो क्या आ रहा है? मशीनरी आ रही है, उसको डेबिट कर दिया। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बीइंग सैलरी पेड, अच्छा आपने सैलरी दी है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल। एक्सपेंस क्या है? सैलरी, एंड कैश क्या है? एसेट है मैम, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, कैश तो हमारा जा रहा है, इस वजह से हमने इसको क्रेडिट किया। यस मैम, अभी आया समझ। तीसरी देखिए, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, गुड्स भी हमारा एसेट है, कैश भी एसेट है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है? गुड्स आ रहे हैं, लेकिन गुड्स नहीं लिखते, गुड्स नहीं लिखते, ये गलती मत करना। क्या लिखते हैं? परचेजेस। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, ये आपके लिए गलती नहीं करनी है पेपर में। हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दे, आपको ये बोल दे एग्जामिनर, क्या एंट्री इसकी गुड्स टू कैश होगी या परचेजेस टू कैश होगी। तो जिनको नहीं आता ना, वो ये एंट्री टिक करके आएंगे, लेकिन आपको आता है। गुड्स वर्ड कभी नहीं यूज होगा, कभी नहीं यूज होगा। क्या यूज होगा? परचेजेस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेजेस, क्या जा रहा है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है। अब ऐसे ही बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अब कैश में बेच दिया, अब बेच दिया तो क्या आएगा? कोई चीज बेचते हैं तो पैसा आता है ना, कैश आता है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। नाउ क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मैम गुड्स जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा गुड्स नहीं हम लिखते। हाँ ठीक है, हमारे माइंड में है, तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे टू सेल्स। किसी चीज को बेचकर पैसा है ना, तो टू सेल्स, यहाँ खरीदा था आपने, परचेजेस। लेकिन एक और बात क्लियर करो, यहाँ एक और बात क्लियर करो, परचेजेस और सेल्स वर्ड सिर्फ एक केस में ही यूज होता है, जब आपका मामला रिलेटेड हो गुड्स से। अब गुड्स का क्या मतलब है ये मैं पुरानी क्लास में बताया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूं, आपका जौन सा बिजनेस जिस चीज में डील करता है ना, अगर आपका चॉकलेट का बिजनेस है ना, तो चॉकलेट को बेचना या उसको खरीदना, वो हो गई चॉकलेट आपकी गुड। अगर आपका ज्वेलरी का बिजनेस है ना, तो आपकी ज्वेलरी होगी गुड। अगर कोई वुडन का रिलेटेड है ना आपका बिजनेस, तो वुड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, टेबल वगैरह, वो होंगी आपकी गुड्स। जब गुड्स होना तो परचेजेस और सेल्स वर्ड लिखते हैं। लेकिन आपके बिजनेस में हो सकता है आप कभी अपना सोफा बेच दें, कभी आप अपना फैन बेच दें, कभी कूलर बेच दें, ये है आपके एसेट्स। आपका बिजनेस ये सब बेचना नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा आप बेच रहे हैं, आपको अब नहीं चाहिए। तो इन केसेस में ना, एसेट्स के केसेस में गुड्स नहीं आएगा, मतलब परचेजेस और सेल्स नहीं आएगा। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं आपको बार बार देती रहती हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो पेपर में।
और ये जो देती हूँ ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ये आपके बेनिफिट के लिए, इसको कहीं लिखा करो, इसको ऐसे पढ़ के छोड़ मत दिया करो, ठीक है। चलते हैं, ये रही हमारी जर्नल, ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए आप मशीनरी अकाउंट है ना जो हमारा, अब हमने पढ़ा कि हर एक अकाउंट का ना एक लेजर बनता है, ठीक है। तो देखिए आप मुझे बताइए गिन के कि कितने लेजर बनेंगे, क्या 3 बनेंगे, 4 बनेंगे, 5 बनेंगे, कितने लेजर बनेंगे? चलो हम गिनते हैं। एक तो मशीनरी अकाउंट का लेजर बनेगा, ठीक है। एक कैश अकाउंट का लेजर बनेगा, ठीक है। एक सैलरी अकाउंट का बनेगा लेजर, ओके। क्या कैश अकाउंट का दोबारा 4th लेजर बनाएंगे हम? नहीं बच्चे, इसका ऑलरेडी बना चुके हैं ना कैश अकाउंट का, दोबारा नहीं बनाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। अब 4th पे हाँ, अब हम परचेजेस का भी बनाएंगे, कैश का नहीं बनाएंगे मैम, हमें आगे बात समझ में, वेरी गुड। कैश का भी नहीं बनाएंगे, फिर से नहीं बनाएंगे मैम, कंफ्यूज करने को दे दिया। अब 5th वन बनाएंगे सेल्स का। तो मतलब अब जो हम करेंगे उसमें हमारे 5 लेजर अकाउंट्स बनेंगे। कैसे बनेंगे ये है आपके सामने, ठीक है। अब देखिए ये है एक एंट्री, हर एक एंट्री के साथ मैंने उसका लेजर दे दिया है, सो दैट आपको बार बार पेजेस फ्लिप ना करने पड़े, मेरे को स्लाइड्स ना फ्लिप करनी पड़े और आपको भी एक ही पेज में समझ आए। देखिए सैलरी टू कैश, सैलरी दिया आपने, ठीक है, एक्सपेंसेस दिया है और कैश गया है। अब हमने पढ़ा कि ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। ऐसे ही ये था सैलरी अकाउंट का, ऐसे ही कैश अकाउंट का ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे ना सारी की सारी एंट्रीज कौन सी वाली आती हैं? 2 वाली आती हैं। यहाँ सारी कौन सी एंट्रीज आती हैं? बाय वाली आती हैं। या तो आप इसको इस आसान, बेहद आसान तरीके से याद कर लो, या मैं आपको इसका लॉजिक भी देती हूँ, ठीक है। सैलरी अकाउंट हमारा क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कितने से हो रहा है? 20,000 से डेबिट हो रहा है। तो सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दो कितने से? 20,000 से। लेकिन क्यों वो डेबिट हो रहा है? क्या है रीजन? क्योंकि कैश क्या है मैम। अब सैलरी में सैलरी थोड़ी लिखेंगे, इसके विपरीत देखिए, इसका ऑपोजिट देखिए क्या चीज है। सैलरी अकाउंट क्यों डेबिट हुआ है? बिकॉज कैश क्या है। तो यहां क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, ठीक है। ये डेट कुछ भी हो सकती है और जर्नल फोलियो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चीजें मैं नहीं बता रही आपको, ये हो सकता है आए भी ना, जो मेन चीज है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे या तो आप एक तरीका है, या तो सिर्फ 2 करके कॉन्सेप्ट याद कर लो कि 2 वाली एंट्री सारी इस साइड आएंगी और बाय वाली एंट्री, मतलब बाय कौन सी है? डेबिट वाली, वो सारी यहाँ आएंगी। तो एक तरह से ये ऑपोजिट चल रहा है। लेकिन अगर लॉजिक समझना है ना तो ऐसे समझते हैं हम। कैश में देखते हैं कैसे लॉजिक चलेगा हमारा। कैश अकाउंट हमारा क्या हो रहा है बच्चा? हमारा ये क्रेडिट हो रहा है। क्या आप मान रहे हैं ना? ये क्रेडिट हो रहा है बिकॉज सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 कैश क्या हो रहा है? कैश क्या हो रहा है? हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो देखिए, ठीक है, हम क्रेडिट साइड चलते हैं कैश की और इसको क्रेडिट कर देते हैं कितनी अमाउंट से? 20,000 से, ठीक है। ये रही कोई भी डेट इसकी, कोई भी जर्नल फोलियो, ठीक है। लेकिन ये क्रेडिट क्यों हो रहा है? क्या है रीजन? यहाँ पे आपको पता है बाय वाली अमाउंट आती है, मतलब बाय वाली एंट्री आती है। तो क्यों वो हो रहा है हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट? बिकॉज डेबिट में सैलरी है, ठीक है। क्या चीजें बेहद आसान है? ये बेहद आसान है। अगर कुछ चीज मिस हुई ना, कहीं ध्यान अगर आपका इधर उधर भी गया होगा ना 1 सेकंड के लिए, तो हो सकता है आपको ये कॉन्सेप्ट ना आए। अगर गया है ना ध्यान इधर उधर, नहीं आ रहा समझ में, इसको रिवाइंड करके दोबारा देखिए। इससे आसान कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं आपको लॉजिक लगाना, बस आंख बंद करके एंट्री पोस्ट करनी है, ठीक है। जैसे जर्नल में हम लॉजिक लगाते थे, हम बहुत सोच समझ के करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जर्नल वाली यहाँ पोस्ट कर देनी है, बस सिंपल। ये हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? ये हम सिंपल एंट्री पोस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके और एग्जाम्पल्स भी करते हैं। देखिए अब मशीनरी टू कैश, मशीनरी अकाउंट में देखिए मशीनरी अकाउंट क्या हो रहा है हमारा मैम? डेबिट हो रहा है मशीनरी अकाउंट। तो लिखेंगे यहाँ पे डेबिट सब वाली साइड कौन कौन सी आती है? 2 वाली सारी एंट्रीज आती हैं। तो डेबिट किससे हो रहा है? कौन सी अमाउंट से हो रहा है? 20,000 से।
What is the reason? Because cash is going out. So this is how you will post it in machinery account, जो है लेजर का पार्ट। आसान है ना? अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है मशीनरी टू कैश। कैश अकाउंट बच्चे हम दोबारा पहले ही बना चुके हैं, दोबारा नहीं बनाएंगे। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है हमारा? क्रेडिट हो रहा है। कितने से? 20,000 से। यहाँ लिखिए क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट में लिखेंगे 20,000। क्या रीजन है? क्यों क्रेडिट हो रहा है? बिकॉज मशीनरी परचेज करी है आपने, तो लिखेंगे आप बाय मशीनरी। ठीक है, एक तो आपको यहाँ से लॉजिक समझना आना चाहिए और दूसरी चीज आपको ये समझनी आनी चाहिए कि एक तरह की ट्रांजैक्शंस को एक ही अकाउंट में लिखा जाएगा। कैश से रिलेटेड जितनी ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में आएंगी, सैलरी हालांकि सिर्फ एक ही है, लेकिन अगर सैलरी 5-6 एंट्रीज की होती ना तो वो सारी यहाँ आती। ठीक है, देखिए और देखिए, परचेजेस टू कैश। परचेज क्या हो रही है? डेबिट हो रही है, तो डेबिट साइड आप परचेजेस लिखेंगे। कितनी अमाउंट से हो रही है? 20,000 से। क्या रीजन है? डेबिट साइड कौन सी आती है? 2 आती है। क्रेडिट साइड कौन सी आती है? बाय आती है। क्यों हो रहा है डेबिट? बिकॉज कैश क्या है? कितना? जो भी 20,000। अब ऐसे ही कैश अकाउंट में लिखेंगे आप बाय परचेजेस। ठीक है, बाय परचेजेस 20,000 से। मैम अमाउंट तो सारी सेम, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता है, मैंने कन्वीनियंस के लिए लिख दिया सेम अमाउंट 20,000। अब ये देखिए कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 20,000 से। क्या रीजन है? क्योंकि कैश आया है। डेट कुछ भी हो सकती है, जर्नल पोलियो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ ये रहा डिवाइडर बच्चों, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो ये रहा डिवाइडर। अब कैश अकाउंट पहली बार यहाँ डेबिट हो रहा है। क्या रीजन है? क्योंकि सेल्स करिए, तो टू सेल्स। कैश अकाउंट में आप लिखेंगे टू सेल्स। ये देखिए टू सेल्स। कितना? 20,000। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको कहा था कि आपको लेजर बैलेंस करना होता है। क्या आपको याद है? देखिए यहां पे हम कैसे करेंगे कैश अकाउंट में? टू, हालांकि वैसे बैलेंस उसका इस साइड बचना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप यहाँ बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। टू बैलेंस कैरी डाउन। और किस अमाउंट से? आप ना पहले देखिए यहाँ पे कितनी अमाउंट बन रही है। 20,000 प्लस 20 प्लस 20, यहाँ 60,000 है और यहाँ है 20,000। कौन सी ज्यादा है? 60,000। तो ना 60,000 को आपने नीचे लिख लेना है। ठीक है, पहले तो आपने लिख ही लेना है 60,000 को दोनों साइड। अब यहाँ 20,000 है, कितना और चाहिए कि 60,000 बन जाए? कितना और बैलेंस चाहिए? 40,000 का। तो 40,000 का आपका बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है कैश अकाउंट में। ऐसे यहाँ पे करेंगे आप। सैलरी में अगर यहाँ टू कैश है ना, तो यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। जिस साइड बचे ना उसी साइड आपको लिख देना है, लेकिन बैलेंस को लास्ट में लिखने का क्या लिखते हैं? कैरी डाउन। कितना कैरी कर रहे हैं आप साल के एंड में, कितना कैरी कर रहे हैं? यहाँ पे आएगा 20,000। एंड सिमिलरली फॉर दीज अकाउंट्स ऑल्सो। ओके, चलिए अब बारी आती है कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग की। तो जिन बच्चों ने अच्छे से सब्र किया है, अब आपको ये पता चलेगा कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। हमने पुरानी एंट्रीज में ना सिर्फ एक चीज डेबिट हो रही थी और सिर्फ एक चीज ही क्रेडिट हो रही थी, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है 2-3 चीजें क्रेडिट हो और डेबिट हो और सिर्फ एक चीज क्रेडिट हो, या एक डेबिट हो और 3-4 चीजें हमारी क्रेडिट हो। ऐसा हो सकता है। एग्जाम्पल देखें इसका। आपने ना गुड्स परचेज किए हैं कैश से भी और क्रेडिट पर भी, तो इसकी एक, या तो आप पता क्या लिखेंगे? अगर आप गुड्स परचेज करते हैं कैश में तो परचेजेस टू कैश। लेकिन अगर आप गुड्स किसी इंसान से परचेज करते हैं ना, मतलब ऑब्वियसली इंसान से ही करेंगे, कैश नहीं देते, क्रेडिट पे देते हैं, क्रेडिट पे गुड्स लेते हैं, तो परचेजेस टू रीमा। यहाँ पे पर्सन का नाम हमने रीमा लिखा है, इस वजह से मैं वो ही लिख रही हूँ। ये होती है क्रेडिट, ये होती है कैश।
अब परचेजेस टू कैश, परचेजेस टू रीमा, ये तो दो एंट्रीज की बजाय ना हम एक एंट्री पता है क्या कर सकते हैं, परचेजेस दोनों साइड डेबिट हो रहा है ना, परचेज को डेबिट कर देंगे टू कैश और टू रीमा। ठीक है, हालांकि ये चीज हमने जर्नल में अच्छे से करी है, तो फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, हर बार बताती हूँ मैं आपको। परचेजेस आपने डेबिट किया बच्चा, क्रेडिट में आपकी दो चीजें हैं। जब मल्टीपल चीजें आ जाती है ना तो उसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। अब ये कैसे काम करती है, अब ये देखना है हमें। परचेजेस में ये होती है हमारी डेबिट साइड और ये होती है क्रेडिट साइड, एंड सो ऑन फॉर एवरी सिंगल अकाउंट। ठीक है, और ये रहा हमारा डिवाइडर तीनों अकाउंट्स का। अब देखिए परचेजेस हुई हैं, अब परचेजेस में ना परचेजेस हो रही है हमारी डेबिट 60,000 से, तो क्या आप यहाँ 60,000 लिख देंगे? क्या आप यहाँ 60,000 लिख देंगे? अभी मैं नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अच्छा ऐसा करते हैं, परचेजेस अकाउंट ना लास्ट में बनाते हैं, पहले कैश अकाउंट चलते हैं। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, कितने से हो रहा है? 20,000 से हो रहा है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट करते हैं 20,000 से। एंड व्हाट इज द रीजन? बिकॉज ऑफ परचेजेस, तो बाय परचेजेस। ऐसे ही रीमा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? रीमा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 40,000 से। व्हाट इज द रीजन? बाय परचेजेस। अब हमारा ये जो परचेजेस अकाउंट है ना, ये हो रहा है डेबिट कितने से? 60,000 से। क्या आप यहाँ 60,000 लिख देंगे? क्या आप यहाँ 60,000 लिख देंगे? नहीं, आप यहाँ 60,000 नहीं लिखेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चे। इसी वजह से ये है कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग। अब ये डिवाइड कैसे करेंगे? परचेजेस हो तो रही है डेबिट और वो आएगा भी इसी साइड, लेकिन क्या रीजन है? टू कैश और टू रीमा। तो कैश का जो रिस्पेक्टिव बैलेंस है 20,000, वो आप 20,000 यहाँ लिखेंगे कैश के कॉरेस्पॉन्डिंग, और रीमा के वहां पे कितना खाता था? 40,000 का, तो 40,000 यहाँ के लिखेंगे। तो एट द एंड परचेजेस कितने की हो गई? 60,000 की। ठीक है ना? क्या बात क्लियर हुई? कंपाउंड एंट्री पोस्टिंग की अगर हो गई तो आपको ऑलमोस्ट जर्नल आ ही गया। ठीक है, अब बारी आती है हमारी ट्रायल बैलेंस की। जर्नल तो कर लिया था हमने पहले, आज हो गया हमारा लेजर। लेजर के बाद हमारी बारी आती है ट्रायल बैलेंस की। अब ये क्या होता है मैम? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट समराइजिंग द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स। क्लोजिंग बैलेंस, ये बात ध्यान रखना, क्लोजिंग बैलेंस, या आगे बताऊंगी मैं आपको क्या है, पहले यहां समझते हैं। ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स विच आर पोस्टेड ईदर ऑन द डेबिट साइड और या ऑन द क्रेडिट साइड। दिखाई देती हूँ मैं आपको, रुकिए। या तो या बैलेंस हमारा बचता है क्रेडिट साइड, या हमारा बैलेंस बचता है डेबिट साइड। ये क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसको क्लोजिंग बैलेंस मत समझना कैरी डाउन वाले को। ठीक है, ये क्लियर करना चाहती हूँ। बस ये दिखा रही थी कि डेबिट साइड भी बच सकता है, क्रेडिट साइड भी बच सकता है ऑफ द स्टेटमेंट। अच्छा, इफ स्टेटमेंट बोला है मैंने यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इज ट्रायल बैलेंस एन अकाउंट स्टेटमेंट, बोथ या नन ऑफ द अबव? ये आपसे और कोई चीज भी पूछी जा सकती है, तो इट इज नीदर अकाउंट, बोथ तो आएगा नहीं, नन नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इट इज प्रिपेयर्ड विद द व्यू टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ जर्नल पोस्टिंग। अब आपने जर्नल में चीजें कर ली, जर्नल करने के बाद ना इनका एक क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। अब ये क्लोजिंग बैलेंस जो आपने लेजर से निकाला है ना, सुनिए ध्यान से, दोबारा बोल रही हूं मैं। जर्नल होता है पोस्ट कहाँ? लेजर में। लिख देती हूँ, जर्नल पोस्ट होता है हमारा लेजर में। लेजर के जो हमारे क्लोजिंग बैलेंस आते हैं ना, वो क्लोजिंग बैलेंस हमारे जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। कौन कौन सी साइड होती है? एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। पता है ट्रायल बैलेंस में क्या होना चाहिए? लास्ट में ना डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा सेम आता है,
अगर गलती हुई तो देखिए कहाँ गलती हुई है, फिर वो आपको लोकेट करनी है। लेकिन अगर ये सही है ना, इट मीन्स देयर इज अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर पोस्टिंग। ठीक है। The total of debit balance in the trial balance, the total of debit balance in the trial balance should match with the total of credit balance. Only then it is said to be arithmetically accurate. The trial balance is a primary source. It is a primary source for preparing various financial statements such as trading and profit and loss account and balance sheet and so on. So your trial balance is the primary source for preparing these financial statements. Now let's have a look as how the trial balance looks like. मैम आपने ना इसको स्टेटमेंट बोला था, अब ये इसका फिर एक फॉर्मेट है, ये क्या बात हुई? बच्चे है तो फॉर्मेट, लेकिन होती ये स्टेटमेंट ही है। बेहद आसान। पर्टिकुलर्स में ना जो हमने पहले किया ना सॉल्व, यहाँ आ जाएगा कैश अकाउंट, यहाँ आ जाएगा रीमा अकाउंट, यहाँ आ जाएगा परचेज या कुछ भी। ठीक है। अब जिस साइड बैलेंस बचा ना, अगर वो डेबिट साइड बैलेंस बचा ना, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी जितना बैलेंस बचा, बैलेंसिंग फिगर वाला। लेकिन वो कैरी डाउन वाला नहीं है। ठीक है। वो बताऊंगी कि क्लोजिंग बैलेंस कौन सा होता है, ये मैंने आपको भी बताना है। अगर क्रेडिट साइड बचा तो यहाँ आएगा, डेबिट साइड बचा यहाँ आएगा, क्रेडिट साइड बचा यहाँ आएगा, और लास्ट में जो ये चीज है ना और ये चीज है, द टोटल ऑफ डेबिट एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट towards the end should have same balance, and this shows what arithmetical accuracy. all right, मैम डेबिट साइड क्या आता है, क्रेडिट साइड क्या आता है, ये भी बता दीजिए। ठीक है बच्चों, बता देते हैं, आपको मना किया है कभी? डेबिट साइड क्या होता है? ऑल दी एसेट्स। अब एसेट्स में क्या क्या आता है? कैश इन हैंड, बैंक, इन्वेंट्री, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा। डेटर्स, ठीक है, डेटर्स होते हैं करंट एसेट्स। एक्सपेंसेस हमने देखी है ना, देखो यार, हमने आज की क्लास में पढ़ा है। एसेट्स की नेचर क्या होती है? डेबिट। एक्सपेंसेस की नेचर क्या होती है? डेबिट, डेबिट। ठीक है। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। और रेवेन्यू या इनकम की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। वही चीजें हैं, याद रखी है, कंफ्यूज नहीं होना। डेटर्स करंट एसेट है तो उसकी नेचर क्या होगी? डेबिट। एक्सपेंसेस देखिए, एक्सपेंसेस की नेचर क्या होगी? डेबिट। अब यहाँ बात ध्यान देने वाली है, जब भी आप परचेज करते हैं ना तो एंट्री क्या डालते हैं? परचेजेस टू कैश। अगर कैश पे किया तो परचेज हमेशा क्या होता है? डेबिट। लेकिन अगर परचेज रिटर्न करते हैं ना तो वो चीज क्रेडिट होती है। परचेज रिटर्न क्या होता है? रिटर्न आउटवर्ड्स, वो चीज क्रेडिट होती है। ठीक है। लॉसेस, जितने लॉस हैं आपके, ठीक है, देखिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हमेशा हमारे डेबिट होंगे। क्रेडिट साइड में सारी की सारी आपकी लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी क्रेडिट साइड में आएंगी। क्रेडिटर्स भी हमारी करंट लाइबिलिटीज हैं। रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये सारी की सारी चीजें हमारा पार्ट है इक्विटी का। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन पार्ट नहीं है इक्विटी का। ठीक है। अब सेल्स, सेल्स की क्या एंट्री होती है? कैश टू सेल्स। तो सेल्स तो हमेशा हमारा क्रेडिट होता है। ठीक है। लेकिन अगर सेल रिटर्न है ना, सेल रिटर्न है तो मतलब ऑपोजिट हो जाएगा, तो वो डेबिट हो जाएगा। अब सेल्स रिटर्न देखिए कहाँ आ रहा है? डेबिट साइड। बैड डेट्स रिकवर किए हैं, मतलब आपका पैसा आया है, या प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है। अच्छा, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज योर प्रॉफिट्स एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज योर लॉसेस। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। Now this is how you can locate the errors in trial balance. If the trial balance is badly written, it should be written again neatly. ठीक है। You must add up both the sides of the trial balances again. Okay. If you have added upward first time, अगर कोई गलती हुई है ना, आपको लग रहा है उप्स मेरा बैलेंस नहीं मैच कर रहा, अब क्या किया जाए? अगर आपने बैलेंस ऊपर से नीचे कैलकुलेट किया था ना और फिर टोटल लिखा था, यहाँ लिखा है नीचे से ऊपर जाओ, ऐसे कैलकुलेट करो। मैम इससे क्या होगा? हमने तो पहली बार ही सही किया होगा। हाँ, यही आप कंफ्यूजन हमेशा रहती है, यही गलत फहमी रहती है आपको।
ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट में यही बात लिखी है। थर्ड में लिखी है फाइंड आउट द एक्चुअल डिफरेंस so that you will know when the errors have been found। ठीक है, आपको देखना है कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है, उस हिसाब से देखो एंट्री कौन सी थी इस डिफरेंस की जो आपसे मिस हुई है। टिक द बैलेंस इन द अकाउंट इन द and in the trial balance to know if you have entered that correctly। जो जो चीज आपने लिख ली ना उनको टिक कर दो, आपको आसानी रहेगी। टोटल द बैलेंस इन ईच लेजर अकाउंट एंड द कैश बुक अगेन। अगर यहाँ गलती हुई है ना ट्रायल बैलेंस में, तो दोबारा लेजर वाले काम करिए, आप दोबारा इनका बैलेंस चेक करिए। यू हैव टू चेक द पोस्टिंग्स ऑफ द एंट्रीज फ्रॉम द सब्सिडियरी बुक्स टू द लेजर अकाउंट। ठीक है, अब इनकी पोस्टिंग भी चेक करना, तो मतलब इससे पहले जितना काम किया ना वो दोबारा रिवाइज करो कि हाँ भाई पकड़ो गलती कहाँ हुई है। ठीक है, अब कोई एरर्स ऐसी भी हैं जो ट्रायल बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं करता। कौन कौन सी हैं वो पढ़नी है। मिस्टेक इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब अगर आपने जर्नल में ही 500 की चीज को 50 लिखा है ना, और वही चीज आपने लास्ट में आके ट्रायल बैलेंस में लिख दी, ट्रायल बैलेंस से पहले लेजर आता है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस में लिख दी, तो अगर गलती ही यहाँ है तो इस बेचारे की क्या गलती, ये तो गलत ही शो करेगा। So if the mistake is committed in the subsidiary books, it will not affect the agreement of trial balance। For example, आपने गुड्स 50 की बेची थी को लिख दी 500 की, और ऐसी सेम चीज आपने करी है। अब ट्रायल बैलेंस बेचारे को क्या पता है ना कि वो 500 की थी लिखती तो आपने 50 की। ऐसे अगर कोई ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए, बिल्कुल ही ओमिट कर दी। देखिए ट्रायल बैलेंस में ना 2 तरह के होते हैं, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। पहले वाले पॉइंट में हमने बात करी 500 की चीज इधर भी 50 की लिखी, इधर भी 50 की लिखी, तो लास्ट में तो ये बैलेंस मैच ही करेगा ना। ऐसा नहीं किया यहाँ पे हमने 500 था यहाँ 50 था, ऐसा नहीं किया हमने। 500 की चीज दोनों साइड 50 लिख दी तो ये तो फिर भी बैलेंस मैच ही करेगा, तो ये एरर डिस्क्लोज ही नहीं होगी कभी। दूसरे में बोल रहे कि ट्रांजैक्शन ही मिस कर दी, लो भाई दो डेबिट से भी गई क्रेडिट से भी गई, तब भी ट्रायल बैलेंस मैच ही करेगा नहीं नीचे जाके। हो सकता है उतने अमाउंट से दोनों जगह कम हो जाए लेकिन मैच तो फिर भी करेगा। पोस्टिंग ऑफ एन एंट्री इन अ रॉन्ग अकाउंट बट ऑन द करेक्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स आपने खरीदे वर्थ 5000, खरीदे नहीं बेचे हैं टू अमर इज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। ठीक है, इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, अमर टू सेल्स। ठीक है, पोस्टेड देयर फ्रॉम द डेबिट ऑफ प्रेम। हाँ, अमर को किया, अमर को बेचा, लेकिन किसको लिख दिया, प्रेम लिख दिया अमर की जगह आपने। अमर तो लिखा ही नहीं, आपने प्रेम लिख दिया, लेकिन वैल्यू सेम है, वैल्यू आपने 5000 की 5000, यहां गलती नहीं की लेकिन नाम में गलती कर दी, ये भी गलती है। कॉम्पनसेटिंग एरर्स वो होते हैं जो एक एरर दूसरे एरर को खत्म कर दे। आपने ना पहले चीज में ना 50 रुपए की चीज कितने की लिखी, 500 की, दूसरे केस में ना 500 की चीज लिख दी 50 की। अब बात तो वही होगी ना, ये होते कॉम्पनसेटिंग एरर्स, एक गलती ने दूसरी गलती को छुपा लिया, है ना। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब जो आपने प्रिंसिपल सीखे हैं अकाउंट्स में, अगर वो फॉलो नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रेवेन्यू का खर्चा है उसको कैपिटल खर्चा बना दिया, मतलब आपका शॉर्ट टर्म कोई खर्चा उसको लॉन्ग टर्म बना दिया, वो होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। When an item of revenue expenses is debited to an asset account या वाइस वर्सा, या रेवेन्यू की चीज को कैपिटल कर दिया या कैपिटल की चीज को रेवेन्यू कर दिया, वो होता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने रिपेयर करी, फॉर एग्जाम्पल रिपेयर टू मशीनरी 600 की, रॉन्गली डेबिट कर दी मशीनरी में, लेकिन आनी थी वो रिपेयर्स अकाउंट में। ठीक है, आनी थी वो रेवेन्यू साइड, कर दी आपने उसको कैपिटल बना दिया, ये होते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो ये कुछ तमाम 5 एरर्स हैं जो आपका ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज मतलब रिफ्लेक्ट नहीं करता। देखिए बच्चे क्या है प्रोसेस, सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन पास होगी, उसके बाद उसका एक जर्नल बनेगा,
तीसरे पे क्या बनता है जर्नल के बाद? लेजर, जो आज सीखा है। लेजर से कहा जाता है उसका बैलेंस ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस से हमारे बनते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दिस इज द प्रोसेस which goes on, all right, and we'll be studying the process in detail in the next class, all right. आज मैं आपको ओवर बर्डन नहीं करूंगी, नेक्स्ट क्लास में वो भी करेंगे और रेक्टिफिकेशन भी स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी, और पीडीएफ्स की चिंता मत किया करिए, आपको पीडीएफ्स, हर एक पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड होती है, ठीक है। सो विद दिस कीप ऑन लर्निंग, कीप स्प्रेडिंग नॉलेज। इफ यू हैव एनी डाउट, डू मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स. Yeah, thank you so much. Take care. Bye bye.